जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम एक वैश्विक ऑटोमोटिव निर्माता संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ब्राह्मणकर। आप सभी का स्टॉक आइडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में जानेंगे। हम कंपनी के हालिया अधिग्रहणों और संयुक्त उद्यमों के साथ साथ भविष्य में विकास की योजनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। कंपनी के वित्तीय परिणाम जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही और 9 महीनों के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए। तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू है 27,666 करोड़, जो पिछले वर्ष की अवधि से 8% अधिक है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन जो है वो 2776 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 13% अधिक है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 879 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 20% तक ज़्यादा है। उसी के साथ 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 महीनों के लिए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 84,346 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 18% तक इंक्रीज है, अधिक है। कंपनी का ईबिटा जो है वो 8,024 करोड़ है, जो कि इसी अवधि के पिछले साल 25% ज़्यादा है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2620 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 47% अधिक है। उसी के साथ कंपनी के बिजनेस हाइलाइट्स देख लेते हैं। YoY ग्रोथ इज इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोडक्शन डिग्रोथ, रेजिलियंट परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूटेड बाय डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल। तो देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने YoY ग्रोथ दिखाया है, जबकि जो ग्लोबली जो ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में डिग्रोथ है, उसके अलावा इस कंपनी ने मदरसन ने YoY में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई है और रेजिलियंट परफॉर्मेंस भी कंट्रीब्यूट किया है डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल होने की वजह से। उसी के साथ कंपनी ने और अपने बिजनेस में 2 एक्विजिशन किए। एक जापान बेस्ड एट्सुमिटेक कंपनी है और एक है बाल्डी ऑटो, जिससे और कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन करने जा रही है। अगर हम एट्सुमिटेक कंपनी के बारे में जानेंगे तो कंपनी एक देख सकते हैं दोस्तों, एक संवर्धन मदरसन टारगेट्स मोर जापानीज OEM बिजनेस विद एट्सुमिटेक बाय आउट। एट्सुमिटेक एक जापान बेस्ड कंपनी है जिसका कोर कैपेबिलिटी है मेटल और मशीनिंग बिजनेस का, जो गियर, शिफ्टर्स, चेसिस और ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ जो रहती है उसके लिए ये एट्सुमिटेक कंपनी शिफ्टर, चेसिस और गियर बनाती है। उसे टू व्हीलर के लिए भी बनाती है। इज अ की सप्लायर टू जापानीज OEMs इंक्लूडिंग होंडा मोटर, टोयोटा, मित्सुबिशी, सुजुकी एंड दाइत्सु। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो एट्सुमिटेक कंपनी है जो जापान बेस्ड है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है जो बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है। उसी के साथ संवर्धन ने अपना एक जॉइंट वेंचर किया है इसी Q3 में। और जो एक दूसरी कंपनी है जो कि बाल्टी ऑटो जो है, वो एक ब्राज़ील बेस्ड कंपनी है जिसका संवर्धन ने $7.8 मिलियन में एक्विजिशन कर लिया है। ये कंपनी करती क्या है तो देख लेते हैं। बाल्डी इंडस्ट्रिया इज अ Tier 2 ऑटोमोटिव सप्लायर प्रोवाइडिंग रैपिंग सॉल्यूशंस एंड सॉफ्टर सर्फेसेस टू डोर पैनल्स, IP, स्टीयरिंग व्हील्स एंड अदर इंटीरियर कंपोनेंट्स। तो ये जो बाल्डी इंडस्ट्रिया कंपनी है Tier 2 ऑटोमोटिव सप्लायर है, जो कि
एक पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी कंपनी के, सॉरी, ये प्रोडक्ट्स है, जो कि गाड़ियों को लगने वाला इंटीरियर कंपोनेंट है, उसके लिए पैकिंग करने का काम करती है ये कंपनी। और ये कंपनी है ब्राज़ील में। उसका एक्विजिशन संवर्धन ने $7.8 मिलियन में कर लिया है। चौथा पॉइंट जो है कंपनी का, इम्पेनल्ड अक्रॉस एयरबस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बिकेम टियर वन सप्लायर टू कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स। यानी कि एयरबस जो कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, उसके साथ भी कंपनी ने अपना जॉइंट वेंचर शुरू किया है, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का टियर वन सप्लायर है वो अभी कंपनी करेगी। उसी के साथ कंटिन्यू डिलीवरेजिंग जर्नी विद लिवरेज एट 0.9 टाइम्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट इन रिसेंट ईयर्स टू सपोर्ट ग्रोथ एम्बिशंस एंड कुशन अगेंस्ट वोलाटिलिटीज। 6 पॉइंट है कंट्रोल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर aligned with evolving market dynamics. Further reduce the capex guidance for financial 25 by 500 crore rupees to 4500 crores plus minus 5%. कंपनी का जो फर्स्ट प्लांट है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, जो कि Q3 फाइनेंशियल 25 में चालू हो गया है। और दूसरा प्लान जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, वो ट्रैक में है फॉर एसओपीज इन FY26 एंड FY27। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आउटलुक। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन लार्जली स्टेबल, यानी कि जो मैक्रो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो स्टेबल है। वोलाटिलिटी जो है उसमें कमोडिटी प्राइसेस में है और एनर्जी में वोलाटिलिटी है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में है। और उसी के साथ सप्लाई चेन में भी इम्प्रूवमेंट किया है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, यूएसए और इंडिया, इनको कंपेयर करें तो ये जो है यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए और इंडिया, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज है जो कि 10 से लगभग 2.2 तक आ चुका है। ये जो है यूएसए का 7.1 से 2.7 तक आ चुका है। और इंडिया का जो है 6.1 से वोलाटाइल होके 5.6 पर स्टेबल है। उसी के साथ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में 2.2% से 3.3% तक आ चुका है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। यूएसए में भी 4.4 से 4.5 है अभी का फिलहाल। और इंडिया का है 6.3, 6.5 और 6.5%। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिया और यूएसए का स्टेबल है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का इंक्रीज हुआ है। उसी के साथ एनर्जी प्राइसेज जर्मनी के 148 से 91 पे आ चुके हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के रेट अगर देखें तो कॉपर जो है बहुत ही वोलाटाइल है, 8000 से 9000 तक चला गया है। और उसके साथ एल्यूमिनियम जो है 2300 से 2500 तक इजाफा हुआ है। वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपिटल, ये जो है सप्लाई चेन का ग्राफ है। Q3 FY23 में 2120 रुपये था, जो कि फिलहाल इस Q3 फाइनेंशियल 25 में 3803 रुपीज़ तक हो चुका है, यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है ये कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट में असर डालते हैं। Global private vehicles volume remained flattish while commercial vehicle degrow on year. Degrowth in private vehicles from Europe and North America was offset mainly by growth in China and India. तो कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ग्लोबली जो
प्राइवेट व्हीकल्स है उसमें वो जो है फ्लैटिश है, जबकि कमर्शियल व्हीकल में वाई वाई डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी डिग्रोथ है। बाकी मेनली अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया में इस ग्रोथ में है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो लाइट व्हीकल्स 1% डिग्रोथ है, -5% एक्सक्लूडिंग चाइना के अलावा। और कमर्शियल व्हीकल्स 14% डिग्रोथ है। वही अगर यूरोप में देखा जाए, लाइट व्हीकल जो है 10% डिग्रोथ और कमर्शियल व्हीकल्स 25% डिग्रोथ है। नॉर्थ अमेरिका लाइट व्हीकल्स 3% डिग्रोथ, कमर्शियल व्हीकल्स 16% डिग्रोथ। प्रोडक्शन वॉल्यूम्स की बात करें तो ग्लोबल लाइट व्हीकल्स में नंबर्स आर इन मिलियंस। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है प्रोडक्शन है 22.3 मिलियन से अभी लगभग 23.9 मिलियन व्हीकल्स जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। उसी के साथ इंडिया की बात करें तो लाइट व्हीकल्स में 3% की ग्रोथ है और कमर्शियल व्हीकल में 16% का डिग्रोथ है। वही अगर चाइना की बात करें तो 5% ग्रोथ में है लाइट व्हीकल्स और 13% डिग्रोथ में है। ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ये जो नंबर है थाउजेंड्स में है। तो Q1 FY24 में 860,000 का सेल था, जो कि अभी डिग्रोथ होकर Q3 FY25 में 740,000 तक आ चुका है। उसी के साथ प्लेटफॉर्म मिक्स कंटिन्यूसली इवॉल्विंग विद ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड्स। अगर यूरोप की बात करें तो हाइब्रिड में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वोलाटाइल है। नॉर्थ अमेरिका में भी वोलाटाइल ही दिख रहा है हाइब्रिड व्हीकल्स और उसी के साथ ईवी भी। तो नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हैं दोस्तों वोलाटाइल ही है, जितना कुछ ज़्यादा ग्रोथ में नहीं है। अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा है, जो कि Q1 FY24 में हाइब्रिड व्हीकल्स का जो सेल था वो 7.6% का मार्केट शेयर था, जो कि Q3 FY25 तक 11% तक हो चुका है। और ईवी मार्केट का शेयर देखें तो वो जो है वो वोलाटाइल ही है, वोलाटाइल बोल सकते हैं हम, क्योंकि इतना कुछ मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट नहीं दिखने को मिल रहा है। 2.4% से 3.2% तक ही आया है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो दोनों मॉडल्स में बहुत अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। 25% Q1 24 में था, तो इस लास्ट क्वार्टर में 34.3% तक इंक्रीमेंट हो चुका है। और उसी के साथ ईवी में देखें तो 14.6% Q1 FY24 में था, जो कि अभी लगभग डबल के आसपास होकर 23.6% मार्केट शेयर हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें ईवी और हाइब्रिड मॉडल्स की तो इंडिया और चाइना जो है वो बहुत अच्छे खासे मार्केट है इस मॉडल के लिए। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। कंटिन्यू प्रोग्रेस ऑन डेवलपिंग जर्नी एट 0.9 टाइम्स नेट डेट टू EBITDA। ये जो है दोस्तों, ये कंपनी का डेट रेशो है। कंपनी का सितंबर 22 में 2% तक लेवरेज रेशो था, जो कि दिसंबर 24 तक 0.9 तक ही रह चुका है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है कंपनी का ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा हेल्दी है। कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ कर रही है वो देखते हैं। तो जैसे कि ग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों, Q2 FY23 में 32% था, जो कि कम ज़्यादा होकर
Q2 FY24 में 65% का था, जो कि लास्ट Q3 फाइनेंशियल 24 में 32% का है, जो कि टोटल कैपेक्स ऑफ 2915 करोड़ ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24, यानी कि लास्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी में कंपनी ने टोटल 2915 करोड़ का कैपेक्स किया है। Reduce capex guidance of 4500 plus minus 5% from 5000 plus minus 5%. Automotive capex align with evolving marketing dynamics and non-auto capex continue as per plan of diversification. तो कंपनी का कहना है कि ऑटोमोटिव कैपेक्स जो है वो कंपनी मार्केट का जो डायनामिक्स है उसी के साथ अलाइन करके कैपेक्स किया जाएगा, और जो नॉन ऑटो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू ही रहेगा, जो कि कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन प्लान के अनुसार ही चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का अपना प्लान बहुत अच्छे से वर्कआउट किया जा रहा है। Emerging businesses becoming focal point for growth with multiple greenfields across product categories. 2 greenfields operationalized: consumer electronics and precision metals. 6 new greenfields expected to come one stream in next 2 quarters at various stages of completion. तो कंपनी ने अपना ग्राफ डिटेल्स दिखाया है। बिजनेस डिवीजन वायरिंग हार्नेस का जो डिवीजन है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन जो दिखा है Q2 FY26 से Q2 FY27 तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है अब कंपनी ने अपना एक्सपेंशन प्लान दिखाया है यहाँ पे। अभी डिविजनल परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। बिजनेस डिविजन्स, कंपनी के जो अलग अलग डिविजन्स है उसमें से एक है वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम्स, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेटेड असेंबलीज, इमर्जिंग बिजनेसेस, elastomers, lighting and electronics, precision metals and modules, technology and industrial solutions, aerospace, logistics solutions, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। बिजनेस डिवीजन वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा है इसमें। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसका लिंक जो है मैंने इस पिन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, और स्क्रीनर पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। उस स्क्रीनर का भी मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। की डिविजनल हाइलाइट्स, वही ये कंपनी ने अपना डिवीजन दिखाया है, उसका क्या चल रहा है, आगे का कैपेक्स, रेवेन्यू ग्रोथ, वो सब लिखा है यहाँ पे। ये समरी है कंपनी का डिविजनल वाइज। उसके साथ इस प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपने डेट स्टेटस, रेफरेंस रेट्स और कुछ नोट्स है। ये हमने देख लिया है, रेवेन्यू, एबिटा, पैट, PBT। रोबस्ट बैलेंस शीट विद कंफर्टेबल डेट मैच्योरिटीज एंड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। इस शीट में कंपनी ने अपना जो डेट है उसको कैसे कंफर्टेबली नील कर देंगे या फिर कंफर्टेबली कैसे मैनेज करेंगे, वो सब दिया है यहाँ पे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमने संवर्धन मदरसन सुमी आने वाले वर्षों में अपनी विकास यात्रा जारी रखने की योजना बना रहा है। कंपनी कई नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने की योजना बना रही है। उसके साथ बाजारों में अपने संचालन का विस्तार करने की भी योजना बना रही है। तो निष्कर्ष है कि दोस्तों कि संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड एक अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनी है, जिसका विकास का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, और कंपनी आने वाले वर्षों में अपने विकास को जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।
दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।